हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपका जैसे कि अभी आपका 28th को शायद BESC 132 का एग्ज़ाम है, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आप क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हो जिससे आप पास हो सको, ठीक है। तो टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, 8 में से 5 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आप 3 या 4 भी करते हो तो आप आराम से पास हो सकते हो। तो यहाँ पे है कि इसमें क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपका असाइनमेंट है जो आपने किया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक असाइनमेंट अपना करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है बहुत अच्छे से करने हैं और आपका मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, वो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो जिससे आप अपना जो है एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। और अगर आपने इसके बाहर भी अगर पढ़ा है, आपने कवर किया है सिलेबस, तो आपको उस पर भी फोकस करना है। फिर नहीं है कि आप सिर्फ यही करोगे। अगर आपने पढ़ा है, आपके पास था टाइम, अगर आपने बाकी भी पढ़ा है फिर तो और ज़्यादा अच्छा है। और कुछ चैप्टर्स हैं वो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, जिससे आपको एक जो पहला यूनिट है जैसे कि वो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। उससे आपको क्या लगेगा, उससे एक आइडिया आ जाएगा आपको बाकी के यूनिट में किस चीज़ की बात की गई है। जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी आपका जो पहला यूनिट था उससे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। मतलब पहला यूनिट इन द सेंस कि उसमें जो ऑलरेडी उसमें पहले कुछ यूनिट से वहाँ पे बात हो चुकी थी कि एजुकेशन क्या होती है। तो सेम आपको फ़िलॉसफी और एजुकेशन में क्या, तो जो पहला यूनिट था उसमें अगर एजुकेशन अगर आपको समझ आया था क्या था, तो बाद में आप आराम से आया होगा। अगर जो मैंने आपको पहले कुछ यूनिट्स कराए थे, अगर आपको वो अच्छे समझ आए थे तो फिर आप आगे का आराम से कर सकते थे, उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होती आपको। तो सेम यहाँ पे भी आपको काम करना है कि जो पहले कुछ यूनिट्स है आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि बाकी यूनिट्स में क्या हो रहा है। तो पहले तो ये हो गया आपका जो आपका यूनिट्स वो जो थे वो आप अभी 1-2 दिन में कर लो। उसके बाद आपको जो असाइनमेंट और आपका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये अगर आप असाइनमेंट की बात करोगे, यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, डिस्कस द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। फिर आपको बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हम इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। या आप एक वीडियो इस पर बनाइए, आप उसमें ये जाके समझ सकते हो। वाई डू वी रिक्वायर अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर प्री प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। हमें जो रेगुलेटरी बॉडी जो कि मतलब इसके लिए प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर ये काम करेगी, वो क्यों ज़रूरत है। Critically reflect on the roles and functions of SCERT of your state to ensure quality pre-primary and elementary education। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्कस करना है जो हमारे SCERT हर एक स्टेट की होती है उसके ऊपर, और आपको देखना है कि वो क्या काम करती है आपकी क्वालिटी प्री प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा करने में। फिर है आपका इसमें डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन NMC इन इंडिया। तो आपका जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसका क्या रोल और क्या काम है उसके। वाई डू वी नीड प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। हमें प्राइवेटाइजेशन की क्यों ज़रूरत है, हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने की क्या ज़रूरत है। डिस्कस द बेनिफिट्स एंड कंसर्न्स एसोसिएटेड विद प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो आपको बताना है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं हायर एजुकेशन को तो उससे क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, क्या उससे नुकसान होंगे, वो आपको देखना है यहाँ पे। फिर what are the benefits of managing assessment and evaluation in online mode। तो जो ऑनलाइन मोड में हम जो इवैल्यूएशन वगैरह करते हैं बच्चों के जो एग्ज़ाम वो देंगे उसके, फिर ऑनलाइन मोड में अगर वो करते हैं उसकी क्या यहाँ पे बेनिफिट्स आपको बताने क्या हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ एटलीस्ट 5 डिफरेंट टूल्स एंड देयर यूटिलिटी इन ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ लर्नर्स। तो आपको कुछ ऐसे 5 टूल्स बताने हैं जिसकी हेल्प से आप बच्चों को ऑनलाइन असेस कर सकते हो कि वो कैसा कर रहे हैं। फिर था आपका यहाँ पे डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो आपको हायर जो अलग अलग टाइप्स हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मतलब इंडिया के अंदर वो क्या क्या है। एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। आपको यहाँ पे जो कुछ ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन है जैसे कि इग्नू हो गया आपका, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। आपको वोकेशनल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। फिर आपको बताना है नवोदय विद्यालय जो है उसका क्या स्ट्रक्चर और उसके क्या काम है। डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ NEP 2020 रिगार्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। 2022 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई उसमें क्या बोला गया है कि कैसे आप स्कूल एजुकेशन जो है उसको दोबारा रिस्ट्रक्चर करोगे, क्या नए नए चेंजेस लाए हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ NCTE इन एंश्योरिंग क्वालिटी टीचर एजुकेशन। तो NCTE का क्या काम रहता है क्वालिटी जो है टीचर एजुकेशन की उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको मिस मत करना, ये आप करके जाना। यहाँ से
2 सवाल तो आ सकते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब है जो आपका दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो क्वेश्चन पेपर था ये क्या था? ये मैंने इससे पहले बहुत सारे इस पे वीडियोस बनाए, बट अभी मैं इसको स्ट्रैटेजी वाइज बना रही हूँ इस पे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में सेम आपका पेपर बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो जो पहला सेक्शन था इसमें आपको पूछा गया था कि एनालाइज द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द एजुकेशन कमीशन, जो एजुकेशन कमीशन 1964 से लेके 66 तक आई थी, इसने क्या रिकमेंडेशंस दी थी और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना था उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आप देख लेना, जो जो ये वाला यूनिट है ना, इसमें आप इसको सिर्फ एक बार इसकी रीडिंग करना और देखना कि कौन सी जो कमीशन है वो कब आई थी, क्या उसने बोला था, वो थोड़ा आइडिया आप कर लेना। इसमें हो सकता है कि दूसरी जो एजुकेशन, ज़रूरी नहीं ये रिपीट हो भी सकता है, बट ज़्यादा उतने चांसेस नहीं है, तो हो सकता है दूसरी एजुकेशन कमीशन जो होगी वो उस पर आ जाए सवाल, ठीक है, वो कर लेना आप। वाई इज़ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसेंशियल एट 10+2 लेवल? जो वोकेशनल एजुकेशन, जो देखो असाइनमेंट में से आया है सवाल, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है 10+2 लेवल पे? 12th क्लास के जो बच्चे हैं इनके लिए। डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, तो यहाँ पे आपको वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताने थे। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन अ यूनिवर्सिटी? तो अलग अलग डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं यूनिवर्सिटी में, वो कौन कौन सी हैं। डिस्कस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एकेडमिक काउंसिल एंड फाइनेंस कमेटी इन डिटेल। तो आपको यहाँ पे एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस कमेटी के बारे में बताना था। इसमें आपको खुद भी, आप अगर नहीं ये सवाल करना आता तो खुद भी इसमें कुछ ना कुछ आप सोच के, फाइनेंस वाली जो होगी उसका क्या काम होगा, फाइनेंस यानी पैसे के रिलेटेड, तो वो आप इसमें कर सकते थे। ये नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप छोड़ दो, अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है छोड़ दे रहे हो, नहीं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा थोड़ा वहाँ पे सोचो, थोड़ी देर बैठ के और सोचो कि इसमें क्या लिख सकते हो, तो कुछ ना कुछ लिख के आना है, प्लीज़ कुछ छोड़ना नहीं। जैसे कि आपको लगता है किसी सवाल के आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स आते हैं, फिर उन्हीं 2 पॉइंट्स को थोड़ा सोचो, 10 मिनट लो, थोड़ा सोचो। इतना टाइम नहीं होता है, बट अगर आप कुछ ना लिखने से अच्छा है कि कुछ लिखो, उसको 5-10 मिनट सोचो उस पर, उसमें और कुछ पॉइंट्स ऐड करो और उस आंसर को लिखो। चाहे 2 पेजेस पे ही लिख रहे हो, लेकिन लिखो। ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल छोड़ के आ रहे हो, इससे तो फिर आप मतलब ये तो पता ही है, फिर आपका वापस देना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम। तो उससे अच्छा है ना कि वापस ना दो, कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ कि वापस ना देना पड़े। और एजुकेशन में यही इंपॉर्टेंट है कि, और सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपना भी ऐड कर सकते हो, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी इसमें डाल सकते हो। ये डरो मत कि आप अपना कुछ लिखोगे तो वहाँ पे आपको फेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये टीचर्स को अच्छा ही लगता है कि जब बच्चा अपने हिसाब से, अपनी सोच के, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ डालता है। जैसे आप कुछ अपना बोलोगे टीचर को, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी 2 पे लिखना था। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको मैं बहुत बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती हूँ, उसके लिए सॉरी, ये अगर मैंने कहीं और भी बोला होगा, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020। इसके क्या रिकमेंडेशंस थे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के को लेके। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर एजुकेशन क्या हैं? यूजिंग ICTs फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचर ऑटोनॉमी। फिर था आपका सेक्शन बी, डिस्कस द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी 4 स्कूल मैनेजमेंट टूल्स इन डिटेल। यहाँ पे आपको कोई 4 जो स्कूल मैनेजमेंट टूल्स हैं उनको डिटेल्स में उसके फीचर्स और बेनिफिट्स बताने थे। फिर था व्हाट आर वेरियस सब सिस्टम्स इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में क्या उसके सब सिस्टम्स है, और डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स। तो जो आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में अलग अलग जो आपके सब सिस्टम्स हैं उनके आपको रोल उनका बताना था और कुछ एग्जांपल्स देनी थी। फिर था आपको सर्व शिक्षा अभियान जो है उसके बारे में आपको लिखना था और बताना था कैसे इसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है उस पर ये काम कर रहा है। इसको भी मैंने अभी थोड़ा डिस्कस किया है, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो वहाँ पे आप देख सकते हो इसको। फिर था आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन कौन कौन से हैं। ये आपका यूनिट 1, जैसे मैंने आपको बोला प्लीज़ वो करके जाना, तो आपको वहीं पे समझ आ जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको फिर आपने पढ़ा ही होगा। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है 1986 में क्या बोला गया है। रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, तो क्या रिकमेंडेशंस दी हैं 2020 वाली इसने। इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि अभी कुछ ही साल, 2 ही साल पहले आया है, तो ये भी प्लीज़ आप इसको एक बार पढ़ के जाना। ज़रूरी नहीं आप इस पर किताब पे पढ़ोगे, आप इस पे भी इंटरनेट पे जाओ, थोड़ा देखो उस पर क्या है, वो पढ़ो, तो बस फिर वहाँ पे अपने वर्ड्स में लिखना। फिर आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, सेम आपका हिंदी में भी था यहाँ पे, तो आप ये भी देख सकते हो। तो ये कुछ आप देख सकते हो, ये अगर स्ट्रैटेजी आप
लगाते हो तो इससे आप हो सकता है कि अपना जो पेपर है उसको पास कर पाओ, तो वो है। अगर आपने पढ़ा है फिर तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है देखने की, अगर आपने सारा पढ़ा है, बट अगर आपको चाहिए हेल्प तो फिर आप ये कर सकते हो इससे, क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे इग्नो में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आपका जो असाइनमेंट है इधर से ही क्वेश्चंस इनको मिला के पूछे जाते हैं। आप देखोगे कभी ऐसा नहीं हो सकता कोई पेपर होगा उसमें असाइनमेंट में से भी कुछ नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी कुछ नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ से ही आते हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं आपके, और इसी से कनेक्टेड होते हैं।